नमस्कार साथियों। आज बात करने वाले हम संधि के आगे वाले भाग पर। इससे पहले हमने बात की थी कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं और संधि का विच्छेद क्या होना चाहिए और उसकी मूल अवधारणा क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं संधि के भाग पर। आगे चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले जो हमारा भाग चल रहा था दीर्घ स्वर संधि, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए मित्रों, हमने जो बात की थी वो की थी कि यदि अ या आ के साथ में अ या आ जुड़ता है तो क्या बनेगा? आ बनेगा, यानी कि दीर्घ स्वर बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ स्वर। दोस्तों, मूल अवधारणा जो है हमारी संधि की वो यही है कि परिवर्तन किस में हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे परिवर्तन दीर्घ में हो रहा है तो हमने संधि का नाम क्या रख दिया? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए अगला क्या था हमारा? अगला ये था कि यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ में यदि ह्रस्व ई व दीर्घ ई मिलेगी तो बनेगा क्या? दीर्घ ई। उसी प्रकार से ऊ का था कि यदि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ के साथ में ह्रस्व या दीर्घ मिलता है तो बनेगा क्या? दीर्घ बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था? ये तो तीनों ही जो है हमारे दीर्घ स्वर है और इन्हीं के साथ में हमारा क्या हो रहा है? दीर्घ संधि हो रही है। आज देखिए ये पहला उदाहरण हमने ले लिया था। आज हम इस पर बात करेंगे और इस पर बात करेंगे और आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि संधि के अंदर और कौन से तथ्य हमें ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, एक जो विशेष बिंदु है हमारा वो है उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो हमारे काफी उपसर्ग ऐसे हैं जो संधि में लगातार हमारे काम आते रहेंगे, तो उनको एक बार थोड़ा सा ध्यान में हमें ले लेना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि देखिए छोटी ई वाले, एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि उपसर्ग जितने भी हैं उनमें यदि कहीं ई की मात्रा आ रही है तो ह्रस्व ई की आएगी। कौन सी आएगी? ह्रस्व ई की मात्रा आएगी। दोस्तों, जहां कहीं भी हमारे उपसर्ग आते हैं, जो हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जो हमारे संधि में काम आते हैं, क्योंकि संधि जो है वो तत्सम शब्दों के साथ में होती है और जो 22 उपसर्ग हैं वो तत्सम ही कहलाते हैं, हमारे संस्कृत से आए हुए हैं। तो उनमें जो ई आएगी वो कौन सी आएगी? ह्रस्व ई आएगी, दीर्घ ई नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ऐसे कौन से हैं हमारे उपसर्ग जिनको हमें यहाँ पे आज चर्चा में लेना चाहिए, उनकी एक बार देखिए बात करते हैं हम। जैसे कि हो गया हमारा अधि, अभि, परि, प्रति, नी, वि, सु, अनु। मतलब ये कुछ ऐसे दोस्तों उपसर्ग हैं जो हमारे संधि में लगातार काम आएंगे, जो सिर्फ दीर्घ में ही नहीं गुण में भी काम आएंगे, वृद्धि में भी काम आएंगे, यण में भी काम आएंगे और आदि में भी काम आएंगे। कुल मिला के बात ये हो रही है कि इन उपसर्गों को हमें थोड़ा सा गौर से देखना है। इनमें देखिए बात क्या है, ये देखिए जो ई वाले हैं इनमें तो देखिए ह्रस्व ई है और ऊ वाले हैं उनमें क्या है? उनमें ह्रस्व ऊ है। तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है। इनको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, हम आगे बात करते हैं आज, वो है हमारी ई की। कौन सी बात है दोस्तों? ई की बात है। जैसे कि देखिए एक शब्द लिया है मैंने, अभिप्सा। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया है प्रतीक। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया है प्रतीक्षा। एक शब्द लिया मैंने महेंद्र। जैसे कि ले लेते हैं कविंद्र। जैसे कि ले लिया मैंने गिरिंद्र।
गिरीश, रविंद्र। दोस्तों इन शब्दों पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। इन शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे इनमें दीर्घ स्वर संधि हुई है हमारी। देखिए जैसे कि शब्द पहला हमारा अभिप्सा। अब देखिए इसमें आगे क्या आ रहा है, मूल अवधारणा क्या है हमारी कि मिलेगा क्या, इधर या तो ह्रस्व ई होगी या दीर्घ ई होगी, साथ में क्या जुड़ेगी, वो जुड़ेगी ह्रस्व या दीर्घ। तो जहां कहीं भी आपको दीर्घ ई मिले तो दीर्घ ई का टुकड़ा हमें क्या करना है, या तो लाना है ह्रस्व ई और या लाना है दीर्घ ई। तो देखिए जैसे कि अभिप्सा शब्द है हमारे सामने, तो अभिप्सा का टुकड़ा कैसे करेंगे हम। अभिप्सा में हमें यह पता होना चाहिए कि इधर ये लाया जाए या फिर ये लाया जाए, इनमें से कौन सा लाया जाए। तो देखिए ये रहा हमारा उपसर्ग अभी, क्या है हमारा उपसर्ग अभी, और उपसर्गों की बात मैंने आपको बताई कि ह्रस्व ई आएगी। तो अभिप्सा का टुकड़ा करते ही पहले दिमाग में हमारी बात आ जाएगी, वो आएगी क्या कि अभी में छोटी ई की मात्रा आएगी, ह्रस्व ई कह सकते हैं। तो देखिए अभी हो गया, अब बचा क्या पीछे, इधर हमें लाना या तो ई या ई, तो ह्रस्व या दीर्घ लानी है। तो अब देखिए ऐसा शब्द बनेगा, या तो बनेगा इप्सा या बनेगा इप्सा, दोनों में से एक बनेगा। तो देखिए मित्रों शब्द होता है हमारा इप्सा, क्या होता है इप्सा, इप्सा नहीं होता, इप्सा शब्द होता है, इप्सा का मतलब होता है इच्छा। तो अभी प्लस इप्सा बनेगा क्या हमारा अभिप्सा। अब देखिए शब्द प्रतीक, प्रतीक का टुकड़ा करेंगे तो क्या आएगा, आप कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि ये देखिए हमारा उपसर्ग प्रतीक, और इधर क्या आएगा आपको पता ही है, इक हमारा प्रत्यय होता है, ठीक है, तो ये बनेगा प्रतीक। हालांकि देखिए आपको पता हो तो इक जब प्रत्यय लगता है तो प्रारंभिक स्वर में वृद्धि हो जाती है, लेकिन यहाँ पे संधि का पहले नियम लगने के कारण में यहाँ पे प्रत्यय का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि देखिए प्रतीक्षा, क्या करेंगे, ये हो गया हमारा प्रति, प्रति क्यों करेंगे, क्योंकि प्रति हमारा उपसर्ग है और ह्रस्व है। अब देखिए शब्द आता है इच्छा, मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई भी होगी दोस्तों, अगर हमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी पढ़ना हो या व्याकरण पढ़ना हो, किसी भी भाषा का अध्ययन करना हो, तो उसका शब्दकोश हमारे पास मजबूत होना चाहिए। शब्दकोश जब तक नहीं होगा, अच्छे शब्दों की जानकारी हमारे पास नहीं होगी कि शब्द को कैसे लिखते हैं। देखिए सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका वो है कि अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और अच्छे से सीखो। हम गलती कर लेते हैं देखने में, हमें पता नहीं चलता कि इच्छा शब्द कैसे लिखा जाता है। अब इच्छा हम देखते हैं तो 1000 बार है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इच्छा ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों इच्छा लिखा जाता है ऐसे, तो प्रतीक्षा का क्या होगा, प्रति प्लस इच्छा। अब देखिए महेंद्र, एक शब्द है मही, मही में हमेशा ध्यान रखिए आप दीर्घ आती है, चाहे मही हो चाहे नारी हो। जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं नारिश, क्या लिख दिया मैंने नारिश, तो नारी में कौन सी मात्रा आएगी, नारी में भी बड़ी की मात्रा आती है और मही में भी कौन सी आती है, बड़ी की मात्रा आती है। अब पीछे बचा क्या, देखिए बचा है इंद्र, तो इंद्र में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों वो है छोटी की मात्रा। इप्सा, इक, इच्छा और इंद्र, इनमें सभी में क्या आएगी, छोटी की मात्रा आएगी। कौन सी आएगी, छोटी की मात्रा आएगी। चाहे मही हो चाहे नारी हो, इनमें कौन सी आएगी, इनमें बड़ी की मात्रा आएगी। कौन सी आएगी, बड़ी की। अब देखिए अगला कविंद्र, तो देखिए कवि हो चाहे शब्द हो गिरी, दोनों में क्या आती है, ह्रस्व ई की मात्रा आती है। मात्राओं का ख्याल रखना है, शब्दों का ख्याल रखना है। शब्दों पर अच्छी पकड़ होगी तो विच्छेद अच्छा कर पाएंगे, और विच्छेद अच्छा करेंगे तो नंबर अच्छे ले पाएंगे, और अगर नंबर अच्छे लेंगे तो बस यही चाहिए। तो कविंद्र का टुकड़ा क्या होगा, देखिए कवि हमारे पास आ चुका, और इंद्र कैसे लिखते हैं हमें पता है, इंद्र कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। गिरिंद्र, गिरी हमें पता है कि छोटी की मात्रा आती है, इंद्र कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए इंद्र का मतलब होता है श्रेष्ठ, स्वामी, तो महेंद्र जो मही का इंद्र है,
पृथ्वी का राजा है। कविंद्र जो कवियों में श्रेष्ठ है। गिरींद्र जो गिरी का इंद्र है, हिमालय आपको पता ही हो। गिरीश देखिए यही बात है, गिरी और ईश। ईश में क्या होगा, इस होगा कि ईश होगा। एक तो देखिए ये होता है इस और ये होगा हमारा ईश। चाहे ईश लिखो चाहे ईश्वर लिखो। यहां पे मैंने लिखा जैसे गिरीश, अब मैं लिख दूं गिरीश्वर, जैसे मैंने लिख दिया गिरीश्वर, तो क्या होने वाला दोस्तों, इसका इससे बना ईश्वर, तो ईश आए चाहे ईश्वर आए, शब्द ध्यान रखना दोनों में क्या आएगी, दीर्घ आएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो गिरीश का क्या होगा, गिरी प्लस ईश। अब देखिए रवि, रवि में कौन सी मात्रा आएगी, रवि ये नहीं होता हमारा सूर्य, तो देखिए रवि में आती है हमेशा छोटी की मात्रा, तो रवि प्लस इंद्र। और इंद्र में हम गलती नहीं करेंगे, हमें पता है कि इंद्र जो है उसमें छोटी की मात्रा आती है, गिरी में जो है छोटी की मात्रा आती है, कवि में छोटी की मात्रा आती है और रवि में छोटी की मात्रा आती है। अगला देखिए नारीश, नारी मैंने आपको बताया नारी में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है और ईश में कौन सी आएगी, ईश में भी आएगी बड़ी की मात्रा। अब नारीश की जगह चलिए नारीश्वर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, नारीश्वर लिख देते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, नारी तो है ही और इधर क्या आ जाएगा, ईश्वर आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के इन उदाहरणों के बारे में एक बार आप गौर फरमाइएगा। वापस देखते हैं एक बार, देखिए अभी उपसर्ग हमारा छोटा होता है, प्रति छोटी की मात्रा आएगी, इप्सा छोटी की मात्रा, इक छोटी की मात्रा, इच्छा छोटी की मात्रा, इंद्र छोटी की मात्रा, कवि गिरी छोटी की मात्रा, रवि छोटी की मात्रा, देखिए मही नारी ईश इनमें बड़ी की मात्रा और इंद्र छोटी की मात्रा। दोस्तों जब आप दीर्घ संधि पढ़ेंगे चाहे गुण संधि पढ़ेंगे, वहां पे आपके ये शब्द बार बार आने वाले हैं। कौन कौन से, चाहे प्रति हो, चाहे अभी हो, चाहे इंद्र हो, चाहे ईश हो, तो इन शब्दों पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है, ध्यान रखना है इन बातों को कि इनमें मात्राएं कौन सी आती है। विच्छेद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ई और ई तो सब निकाल देंगे कि इधर भी ई आएगी और इधर भी ई आएगी, लेकिन बात यह है कि इधर छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, इधर छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, ये तो नियम नहीं सिखाएगा हमें। नियम तो सिर्फ इतना बताएगा हमें कि क्या है, इधर ई या ई निकाल दो, इधर ई या ई निकाल दो, लेकिन वास्तविक काम शुरू होता है इस वर्गीकरण के बाद का कि इधर छोटी ई लाएं या बड़ी ई लाएं, इधर बड़ी ई लाएं या छोटी ई लाएं, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो देखिए इसका एक छोटा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ शब्द और लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, इसी प्रकार के कुछ दो चार शब्द और लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि एक शब्द लिया मैंने, देखिए आप श्रीश, एक शब्द लिया मैंने नदीश्वर, जैसे कि एक शब्द ले लिया रजनीश, जैसे कि महेंद्र, देखिए दोस्तों इनमें हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे। होगा क्या, जैसे कि हमने लिया था नारीश्वर, हमने लिया था नारीश्वर, वो का वो देखिए वर्गीकरण आएगा हमारे
नली स्वर में। मेरी बात जो है वो यहाँ तक सीमित है कि शब्दों पर हमारा विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। जैसे कि देखिए शब्द लिखते हैं हम श्रीश, तो श्रीश का वर्गीकरण क्या होगा, हमें पता है एक शब्द होता है श्री, तो श्री में मात्रा कौन सी आएगी, श्री में मात्रा आएगी बड़ी। तो श्रीश, ईश, ईश में आपको पता है अभी अभी हमने बात की थी कि ईश हो चाहे ईश्वर हो, मात्रा कौन सी आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी। तो जब हमें यह पता चल जाएगा कि छोटी ही लानी है कि बड़ी ही लानी है, तब हम गलती नहीं करेंगे। अगला देखिए नारीश्वर या नदीश्वर, तो क्या हो जाएगा, नदी आपको पता है, नदी हो चाहे नारी हो चाहे मही हो, शब्द कौन सा आएगा, जो भी है उनमें बड़ी की मात्रा आएगी। तो ईश्वर। चलिए रजनीश, बहुत प्यारा शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है, क्या होगा, शब्द रजनी, तो रजनी में यह आएगी या ये आएगी, इसका ध्यान रखना है। तो रजनी में हमेशा कौन सी आती है, दीर्घ की मात्रा आती है। रजनी प्लस ईश किसे कहते हैं, रजनी नहीं होता रात, तो रात का ईश्वर रजनीश किसे कहते हैं, चंद्रमा को। देखिए महेश्वर या महेश्वर कह दो, जैसे कि महेश्वर लिख दिया मैंने, महेश्वर। देखिए एक शब्द होता महेश्वर, महेश्वर अलग होता है और महेश्वर अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख देता मैं महेश्वर, तो महेश्वर में हम आगे बात करेंगे, इसमें क्या होगी, इसमें होगा महापलश ईश्वर, महापलश ईश्वर, क्योंकि बन क्या रहा है, देखिए ए बन रहा है, क्या बन रहा है, ए बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है दीर्घ ई बन रही है, तो यहाँ पे दीर्घ ई बन रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, दीर्घ संधि होगी, और यदि ए बन रहा है तो वहां कौन सी होगी, गुण संधि होगी। तो इस बात का हमें विशेष तौर से ख्याल रखना है। तो देखिए आगे महेश्वर, जैसे कि तो महिपलश ईश्वर, नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर अभी टुकड़ा किया था हमने, महेंद्र, महिपलश इंद्र। तो दोस्तों ये कुल मिला के इस प्रकार का जो वर्गीकरण है हमारा वो किसका था, ई का था, कि ई के साथ में यदि ई जुड़ती है तो बड़ी तो बनती है, लेकिन इधर छोटी ही लाएंगे कि बड़ी ही लाएंगे, इस प्रकार के कुछ उदाहरण देखे थे हमने। अब हम देखिए आगे बात करें, एक बार आपका स्क्रीनशॉट हो जाए इसका, इसके आगे थोड़ी सी बात करते हैं हम। अगला देखिए जो हमारे दीर्घ स्वर संधि का अगला जो भाग है वो है कि यदि ऊ के या ऊ के साथ में ह्रस्व ऊ व दीर्घ ऊ मिलता है तो परिणाम क्या आएगा, वो आएगा दीर्घ ऊ। क्या आएगा मित्रों, दीर्घ ऊ। देखिए कुछ शब्द लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको विच्छेद करके देने वाला नहीं, हम पहले शब्द लेंगे और उन शब्दों का विच्छेद करेंगे, क्योंकि ये लगभग सबको पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ देखते हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाता है, प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। जैसे कि देखिए एक शब्द लेते हैं हम यहाँ पे, सूक्ति, एक शब्द लिया मैंने कटुक्ति, एक शब्द लिया मैंने भानुदय, एक शब्द लिया मैंने गुरुपदेश, एक शब्द लिया मैंने लघुर्मी, एक शब्द लिया मैंने भूधर्व, एक शब्द लिया मैंने भूर्जा, अब देखिए इन कुछ शब्दों पर हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे सामने शब्द आ गया शुक्ति, अब इसका संधि विच्छेद करना हमें, चार विकल्प हमारे सामने हैं, उन चारों विकल्पों में से हमें एक सही करना है, तो कौन सा सही करेंगे। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा कौन सा आएगा, ऊ और ऊ लाना है, तो क्या लाएंगे, या तो इधर आएगा ऊ और या आएगा ऊ, दो विकल्प तो ये होंगे, और दो विकल्प कौन से हो सकते हैं,
या तो होगा ये उक्ति और या होगा उक्ति। अब देखिए इन चारों विकल्पों में से हमें सही मेल करना है कि इसका इसके साथ में मेल होगा, कि इसका इसके साथ में मेल होगा, इसका इसके साथ में मेल होगा, कि इसका इसके साथ में मेल होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि शब्द कौन सा सही है। पहले शब्द सही कीजिए, उसके बाद में नियम देखिए। शब्द क्या कहता है कि हमारा सु होता है उपसर्ग, तो सु उपसर्ग में हमने पढ़ा था कि क्या आएगा, छोटा ऊ आएगा, यानी कि ह्रस्व ऊ आएगा। मैंने आपको बताया चाहे ई हो चाहे ऊ हो, दोनों में क्या है, यदि उपसर्ग आता है तो मात्रा लघु ही रहेगी। तो एक तो विकल्प हमारा देखिए यहां से क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, ये तो निषेध हो गया, ये तो कट चुका है। अब एक तो विकल्प सही आ गया। अब बात आती है इधर की, तो इधर की देखिए उक्ति होता है या उक्ति होता है। शब्द होता है हमारा उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन, कहना, और सु यानी अच्छी, तो सुक्ति यानी क्या होता है, अच्छा कथन। तो ध्यान क्या रखना है हमें, शब्द क्या कहता है, शब्द का जो टुकड़ा है वो मिलाना है हमें। तो सुक्ति का टुकड़ा क्या होगा, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जाइए शब्द के ऊपर। शब्द अगर आपको पता है तो आप टुकड़ा कर लेंगे, चाहे इसका अर्थ आपको पता नहीं हो। दूसरी बात, जाइए अर्थ पर। पहला वर्गीकरण शब्दों के द्वारा कीजिए, शब्दों का पता कीजिए, इधर कौन सा है इधर कौन सा है। दूसरा है अर्थ पता कीजिए, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ अगर हमें पता होगा तो संधि विच्छेद भी अच्छे से हम कर पाएंगे। तीसरा जो है, फिर जाइए आप नियम के पास। यदि आपको ये तीनों चीजें साथ में सही से मालूम है तो हमारे संधि गलत नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि शब्द आया कटुक्ति, तो कटुक्ति का क्या होगा, देखिए यहां पे दिग है, तो अब इसका करना क्या हमें, इधर ये लाना है इधर ये लाना है, दोनों में से एक करना है। तो शब्द होता है एक हमारा कटु, क्या होता है कटु, और ये उक्ति हमें पहले से पता है। कटुक्ति थोड़ी सी चुभने वाली जो बात कह देते हैं वो कटुक्ति हो जाती है, और नहीं चुभने वाली बात वो सुक्ति हो जाती है। जैसे कि देखिए शब्द भानुदय, भानुदय में क्या होगा, देखिए शब्द भानु, तो भानु आपको पता है कैसे लिखा जाता है, ये रहा हमारा भानु। भानु यानी क्या होता है, सूर्य, और भानु प्लस उदय, उदय शब्द ऐसे ही लिखते हैं, उदय नहीं लिखा जाता है, उदय मतलब उगना, तो सूर्य का उगना मतलब भानुदय। अब देखिए गुरु उपदेश, गुरु अपने आप में देखिए गुरु गुरु होता है, वो चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, गुरु के बगैर ये दुनिया अधूरी है। अब देखिए बात क्या है कि ये गुरु क्या होता है, गुरु छोटा होता है बड़ा होता है, गुरु होता तो बड़ा है, गुरु का अर्थ भी बड़ा होता है, लेकिन गुरु में जो मात्रा आएगी वो क्या आएगी, ह्रस्व उ आएगी। उ का लिखने का थोड़ा सा तरीका देख लीजिए आप, ये तो है छोटा वाला, यानी कि ये वाला है, और इसके साथ में यदि ऐसा लिखा हुआ रहता है तो ये वाला रहता है। यदि ये है तो ये वाला है, और यदि ये वाला तो ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ह्रस्व। तो गुरु में हमेशा ध्यान रखना मात्रा छोटी ऊ की आती है, ध्यान रखना छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ह्रस्व ऊ आएगा। कई बार हम गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में लिख देते हैं गुरु और देखते ही नहीं, ये थोड़ा सा देखना चाहिए हमें। अब देखिए गुरु का मतलब होता है बड़ा या भारी, क्या होता है, लेकिन गुरु शब्द होना चाहिए ऐसा, बड़ा या भारी, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए गुरु प्लस उपदेश, उपदेश आपको पता ही है छोटा लिखा जाता है, तो गुरु उपदेश। अब देखिए अगला लघुर्मी, लघुर्मी में क्या होगा, एक शब्द होता है लघु, लघु मतलब छोटा, और उर्मी। अब दिक्कत आएगी, उर्मी लिखे या उर्मी लिखे, एक शब्द यह हो सकता है उर्मी, और एक ये हो सकता है उर्मी। दोस्तों शब्दों के अंदर कोई नियम काम नहीं आता है, कोई डिक्शनरी काम नहीं आती है, काम आएगा तो आपका जो शब्दकोश है, ये आपका दिमाग है, वो काम आएगा परीक्षा में। आपको शब्दकोश में पहले शब्दों को अच्छे से देखना होगा, इन आंखों से हमें हर एक शब्द को, जब भी हम हिंदी को पढ़ें, जब भी हम भाषा को पढ़ें, तो इन शब्दों को गौर से देखें कि शब्द की मात्रा कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। ये जब हम गौर से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अगर यदि हमारे पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम गौर से देखते नहीं, अच्छे से देखते नहीं। तो देखिए उर्मी ये नहीं होता है, उर्मी ये होता है, लघु में ये होता है, लघु में ये नहीं होता है।
तो क्या होगा, लघु प्लस उर्मी। छोटी उर्मी का मतलब होता है लहर, क्या होता है, लहर। तो छोटी जो लहरें होती है उन्हें कहते हैं लघु उर्मी। अब देखिए भूधर, तो क्या होगा, एक शब्द है भू, तो भू में ये आता है या ये आता है, बहुत बार देखा है लेकिन संदेह रहता है। भू में हमेशा ध्यान रखना दीर्घ ऊ आएगा, तो भू प्लस उधर क्या आएगा, उधर। अब उधर ऐसा लिखा जाएगा या उधर ये लिखा जाएगा, तो उधर ये लिखा जाएगा, तो भू प्लस उधर, भूधर। जो भूमि का ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं उधर, उधर यानी ऊपर उठा हुआ। देखिए भूर्जा वही होगा, भू तो आपको पता ही है, अब बचा क्या, ऊर्जा। तो ऊर्जा ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, ऊर्जा में भी मात्रा कौन सी आएगी, बड़े ई की, बड़े ऊ की आएगी। तो देखिए ध्यान क्या रखना हमें कि छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, ऊर्जा उधर और उर्मी, इनमें सब में क्या है, बड़ा ऊ है। ध्यान रखना इस बात का। एक शब्द देखिए दोस्तों, एक हमारा अपवाद है जो मैं आपको बता देता हूं, तकनीकी शब्द है, दीर्घ संधि का यह अपवाद है। एक शब्द है उपदिष्टा, उपदिष्टा क्या शब्द है, उपदिष्टा। हालांकि इसका वर्गीकरण हम आगे देखेंगे, पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ले लिया होगा दोस्तों। देखिए ये जो हमारी बात थी वो थी दीर्घ संधि के बारे में। एक दीर्घ संधि का उदाहरण और दूंगा मैं आपको, जो हमारे हिंदी में प्रचलित नहीं है, लेकिन कई विद्यार्थी जिज्ञासावश से सब पूछ लेते हैं कि इसका संधि विच्छेद बताइए। हालांकि देखिए जिज्ञासा सबकी होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे विषय से संबंधित नहीं है। जैसे कि एक शब्द बताऊं मैं आपको, पितृ प्लस ऋण, काफी बार आपके सामने आया होगा, काफी लोग पूछते भी हैं, आपसे भी पूछा जाएगा, मेरे से भी पूछा गया, बहुत लोग जिज्ञासावश पूछते हैं कि पितृ प्लस ऋण ये शब्द क्या है। देखिए दोस्तों, रि प्लस रि, हमारे हिंदी में तीन ही प्रकार के रेशो चलते हैं, कौन कौन से, अ, ई और उ, ये तीन ही रेशो चलते हैं हमारे हिंदी में, ये रेशो हमारे नहीं चलता है। हाँ, इससे बने हुए कुछ शब्द हैं, तत्सम शब्द, जो हमारे हिंदी में जरूर प्रयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन इससे बनने वाले अब नए शब्द नहीं है। तो देखिए ये तीन ही है, लेकिन संस्कृत में क्या है, संस्कृत में चार है, इस रि को भी माना जाता है रसों में, ठीक बात है। तो इसके भी उदाहरण संस्कृत में मिलते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं। जैसे कि देखिए एक ये उदाहरण है जो कई बार आपसे भी पूछा जाएगा, हिंदी में हमारे ये प्रचलित नहीं है, पितृण का क्या होता है सर, संधि विच्छेद करके बताइए या इसकी संधि करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे है री और यहाँ पे भी है, तो री और री मिलती है तो क्या बनेगी भाई, दीर्घ बनेगी। तो दीर्घ का लिखने का जो तरीका है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका भी हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारा पी, ये त्रि और ये पितृण, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये दोस्तों संस्कृत की संधि है, हमारे प्रयोग में नहीं आती है, फिर भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट दे लीजिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए पहली जो संधि थी हमारी, स्वर संधि का जो पहला भाग था हमारा वो था दीर्घ स्वर संधि, जो कि हमारा पूर्ण हो चुका है। अगला जो भाग है हमारा वो है गुण स्वर संधि। देखिए
गुण स्वर संधि के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब हमने पिछला वीडियो देखा था इससे पहले का, जो हमारी बात चल रही थी वर्ण विचार के माध्यम से। तो वर्ण विचार में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं, कौन कौन से गुण स्वर होते हैं और कौन कौन से वृद्धि स्वर होते हैं। तो गुण स्वर के अंदर आपको पता हो तो हमारे दो स्वर आते हैं, कौन से, ए और ओ। तो जहां कहीं भी परिणाम, यदि दो स्वरों के मिलने से परिणाम जो है, परिवर्तन जो है वो ए और ओ में होता है, क्या लिखेंगे हम कि यदि दो स्वरों के मिलने से परिणाम जो है, परिवर्तन जो है वो ए और ओ के रूप में मिलता है, तो वहां पे संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। क्यों, क्योंकि इन स्वरों को कहा जाता है गुण स्वर, और यदि परिणाम ये मिलता है तो हम संधि का भी नाम रखेंगे गुण स्वर संधि। अब देखिए किस तरीके से परिणाम मिलेगा हमें, वो हम बात करते हैं। देखिए इधर रहेगा हमारे वही अ और आ, क्या रहेगा, अ या आ। तो यदि अ या आ के साथ में क्या मिलेगी आपकी, ई या ई, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका ए। और यदि अ या आ के साथ में उ या फिर उ मिलेगा तो आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और यदि इस अ या आ के साथ में क्या मिलता है, हमारा रि मिलता है, तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझिएगा, आंखों पर जोर डालिएगा और ध्यान दीजिएगा कि यह प्रक्रिया कैसे संभव हो रही है, इसको हमें कैसे समझना है। यदि इसको हम समझ गए तो हम गुण स्वर संधि को भी समझ जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह हुई कि हमें इस चीज को समझना है। समझना क्या है कि इधर अ या आ रहेगा और सामने यदि ई आता है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और दूसरा प्रकार यह है कि यदि कहीं भी आपको ये दिखता है, ए दिखता है, तो वहां पे ए का टुकड़ा क्या होगा, वर्गीकरण क्या होगा, विच्छेद क्या होगा, इधर तो ई आएगा और इधर क्या आएगा, अ या आ आएगा। इधर जैसे कि ओ मिलता है आपको, तो ओ का वर्गीकरण क्या होगा, इधर वाले शब्द में तो लाना हमें उ या उ, और इधर लाना अ या आ। और यदि अर मिलता है, अर मिलता है, देखिए ध्यान रखना, अस्वर होगा इधर और इधर क्या होगा, र हलंत होगा, तो लाना क्या है, री और अ या आ। इस वर्गीकरण को देखिए आप, जैसे कि मैंने एक शब्द लिया महर्षि, क्या शब्द लिया, महर्षि। अब आपसे पूछा जाएगा कि महर्षि का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा। सबसे पहले हमें यह देखना है कि नियम कौन सा काम कर रहा है। क्या दीर्घ संधि का नियम काम कर रहा है क्या, कहीं भी आ या दीर्घ ई या दीर्घ उ नजर आ रहा है क्या, यदि नहीं आ रहा है तो दीर्घ संधि का नियम तो काम नहीं कर रहा है। दूसरी कौन सी संधि हमारी, गुण संधि है। तो नियम क्या कहता है कि ए ओ और अर ये कहीं भी दिखे तो वहां पे संभावना किसकी बनती है, गुण स्वर संधि की बनती है। तो यहां पे देखिए ये रहा हमारा, इसमें अ और ये रहा र। र की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कि र जो लिखा जाएगा, जब र हलंत होगा तो वो ऊपर चला जाएगा और र स्वर सहित होगा तो वो नीचे वाले के अंदर चला जाएगा। जैसे कि आप नाम लिखते हो प्रवीण, क्या लिखते हो, प्रवीण, तो इसमें क्या होगा, ये प तो है हमारा हलंत और ये र जो है वो है स्वर सहित। यदि आप नाम लिखते हो कर्ण, तो क्या होगा, ये क पूरा है हमारा, ये र हलंत है, क्या है, हलंत है, तो ऊपर जो भी रे मिलेगा वो हलंत वाला होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो शब्द है हमारे सामने महर्षि, इसका वर्गीकरण करना है। तो पहले तो हमने नियम जाना कि ये नियम हो गया, अब हमें क्या जानना है, दूसरा मैंने बताया आपको, वो जानना है शब्द। क्या जानना है, शब्द। शब्द क्या होता है, मह होता है या महा होता है, इन दोनों में से एक शब्द आएगा इधर, क्योंकि क्या है, अ या आ। तो इधर दो विकल्प ले लेते हैं हम, पहले संभावना ले लेते हैं, और प्लस में क्या होगा, या तो होगा ये एक ही रही है तो इधर क्या आ जाएगा, ऋषि। तो
इधर की तो संभावना आपकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऋषि शब्द ये ऐसा ही लिखा जाता है हमारे। रे का क्या बनेगा, रे का बनाना हमें री। ध्यान क्या रखना है कि यदि कहीं र नजर आता है तो रे का तो बनाना है री, और इधर अ या आ दिखे तो उसका क्या बनाना है, इधर वापस अ या आ बनाना है। तो देखिए यहां पे क्या दिखेगा हमें, यहां दिखेगा अ, ये देखिए आ नहीं दिखेगा, अ दिखेगा। टुकड़ा क्या होगा, वर्गीकरण में अ भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। तो महर्षि का जब हम टुकड़ा करेंगे तो या तो आएगा मह या आएगा महा। अब देखिए तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, पहला क्या देख लिया हमने, पहला देख लिया नियम। नियम हमें मिल गया कि ठीक है ये नियम मिल गया, अर रे आ गया। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको कि दूसरा देखना हमें शब्द। शब्द क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। चलो शब्द के बारे में मान लो जानकारी हमें नहीं पता चल रही कि मैं होगा या महा होगा, तो तीसरा विकल्प हमारे पास में क्या है संधि को सही करने का, वो है अर्थ। इस शब्द का आप अर्थ जानिए। महर्षि का अर्थ क्या होता है, महाऋषि। महान है जो ऋषि, बड़ा है जो ऋषि, उसे ही तो कहते हैं महर्षि। तो महान या बड़ा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, मह होता है या महा होता है। तो अब यहां पे हमारा उत्तर सही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि मह का अर्थ नहीं होता है, महा का अर्थ होता है बड़ा, महान। तो महर्षि का टुकड़ा क्या होगा दोस्तों हमारे सामने, महा प्लस ऋषि। क्या होगा, महा प्लस ऋषि। तो क्या बन जाएगा हमारा, हमारा बन जाएगा महर्षि। उत्तर क्या आएगा हमारा, महर्षि। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, नियम देखो, फिर शब्द देखो और फिर अर्थ देखो। इन तीनों में से किसी न किसी तथ्य को जानने के बाद हमारे पास में संधि का जो उत्तर आएगा वो सही आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे सामने वर्गीकरण आएगा वो कौन सा आएगा कि यदि अ या आ के साथ में ई या ई जुड़ेगी तो परिणाम आएगा ए, और इसकी मात्रा कैसे लगेगी, ऐसे। इस चीज को थोड़ा सा आप गौर करके देखिएगा कि यदि अ या आ के साथ में ई या ई जुड़ेगी तो क्या बनेगा, अ बनेगा। परिणाम जो आएगा वो आएगा अ, जिसे हम कहते हैं गुण स्वर। तो देखिए जैसे कि मैंने शब्द लिया इतरेतर, एक शब्द लिया मैंने इतरेतर, एक शब्द लिया मैंने रमेश, एक शब्द लिया मैंने महेश, एक शब्द लिया मैंने अल्पेश, एक शब्द लिया मैंने यथेच, एक शब्द लिया मैंने नरेंद्र, एक शब्द लिया मैंने महेंद्र, एक शब्द लिया मैंने मृगेंद्र, मृगेंद्र। देखिए इन शब्दों को देखिए थोड़ा सा, एक बार कुछ शब्द लेते हैं हम। देखिए मूल अवधारणा ये है कि जो इसका नियम है, इस सिस्टम को समझना है, इस अवधारणा को समझना है। उदाहरण हजारों हजार आएंगे हमारे सामने, सारे उदाहरण यहाँ पे हम नहीं ले सकते, लेकिन जितने भी उदाहरण लें उन उदाहरणों से जो हमारी अवधारणा है वो स्पष्ट हो जानी चाहिए, ताकि हमारे सामने कैसा भी उदाहरण आ जाए उसको हम सही कर सके। तो देखिए बात क्या चल रही है कि इधर क्या लाना है, अ या आ लाना है, और इधर क्या लाना है, ई या ई लाना है। कब, जब हमें ये दिखे। तो देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ध्यान क्या रखना है,
ध्यान रखना है कि इनका जब विच्छेद करेंगे तो ये आना चाहिए। देखिए जैसे कि शब्द लिया मैंने इतरेतर। इतरेतर का मतलब क्या होता है, पहले नियम देख लेते हैं। नियम क्या कहता है, इधर लाना है या आ लाना है। तो शब्द बनेगा या तो इतर या बनेगा इतरा। तो इतरा तो कुछ होता नहीं है, इतर शब्द होता है। इतर का मतलब होता है अन्य। तो देखिएगा इतर प्लस इतर, शब्द क्या है, इतर प्लस इतर। एक शब्द पता चल गया तो दूसरा भी हमें पता चल जाएगा। तो इतर प्लस इतर बनता है इतरेतर। क्या बनता है मित्रों, इतरेतर। अगला देखिए रमेश। रमेश किसे कहते हैं, यदि आपको अर्थ पता है तो भी सही हो सकता है। रमेश कहते हैं रमा के ईश्वर को। किसे कहते हैं, रमा के ईश्वर को। रमा किसे कहते हैं, लक्ष्मी को। तो रमेश किसे कहेंगे, विष्णु। तो देखिए रमेश अगर आपको अर्थ पता है तो आप कर दोगे रमा प्लस ईश। और यदि अर्थ पता नहीं है और शब्द पता है आपको कि शब्द रम होता है या रमा होता है, तो देखिए रमा और ईश, ईश होता है ईश होता है, ईश। तो रमा प्लस ईश रमेश, क्या होगा, रमेश। अब देखिए महेश क्या होगा, महा प्लस ईश, तो आपको पता ही है। अब देखिए महेश का अर्थ क्या होता है, शिव। महान है जो ईश्वर, बड़ा, तो क्या हो जाएगा महेश। समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। अगला देखिए अल्पेच, बहुत ही प्यारा शब्द है दोस्तों अल्पेच। क्या है, ध्यान रखना, बार बार बहुत सारी परीक्षाओं में यह शब्द पूछा जाता है। अल्पेच और यथेच, एक शब्द और होता है, यहां लिख देता हूं यथेष्ट। क्या होता है, ऐसा ही मिलता जुलता शब्द है यथेष्ट। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, यहां देखते हैं पहले अल्पेच में क्या है। अर्थ पता कीजिए, अल्पयन थोड़ा, इच्छा इच्छा। अल्पेच मतलब जिसकी इच्छाएं कम हो उसे कहते हैं अल्पेच। जैसे कि मैं कहूं कि भारतवर्ष के लोग जो है वो अल्पेच है, इस कारण से कोरोना जैसी महामारी में भी वो विजयी रहे। तो क्यों, क्योंकि हमारी इच्छाएं बड़ी नहीं है, हम संतुष्टि वाले लोग हैं। यथेच जैसी इच्छा है। तो देखिए बनेगा क्या, यहां लाना हमें अ या आ। तो आपको पता होगा शब्द होता है हमारा अल्प, न कि अल्पा। तो अल्प प्लस, अब मैंने आपको बताया था कि शब्द होता है इच्छा। इच्छा में मात्रा कौन सी आएगी, छोटी की मात्रा आएगी। कौन सी आएगी, छोटी की मात्रा आएगी। तो देखिए अल्प प्लस इच्छा। अब क्या हुआ है, ध्यान क्या रखना है, यदि ये शब्द आता है हमारे सामने तो हम इसका विच्छेद, ये तो देख लिया। अब अगर इसका जोड़ा करेंगे, हम इसका संयोग करेंगे, योग करेंगे, संधि करेंगे, तो हम इसकी संधि ऐसे कर लेंगे अल्पेच्छा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। शब्द अल्पेच्छा नहीं होता, शब्द होता है अल्पेच। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारी जीभ ने थोड़ी सी खिंचाई की, लंबा खींच लिया ए को, तो यहां से जो आ था वो लोप हो गया, आ का लोप हो गया, आ की ध्वनि गायब हो गई, इसलिए बोला जा रहा अल्पेच। हम कभी अल्पेच्छा नहीं बोलते हैं, अल्पेच ही बोलते हैं, यथेच ही बोलते हैं। तो अल्प प्लस इच्छा, वर्गीकरण तो इच्छा आएगा, लेकिन जब इसकी संधि करेंगे तो आ का लोप हो जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। उसी प्रकार से यथेच्छा में देखिए, यथ होता है या यथा होता है। यथा आपको पता ही है, हम पढ़ते हैं अविर्भाव समास, उसमें यथा हमारे बहुत सारा आता है, यथाशक्ति, यथानुसार। तो शब्द है हमारा यथा, यथा प्लस इच्छा, तो क्या बनेगा यथेच, वही आ का लोप। अब देखिए वैसा का वैसा शब्द आता है यथेष्ट, ये था यथेच, ये था अल्पेच, अब शब्द आता है यथेष्ट। क्या करना, वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण कर देंगे हम। ये रहा हमारा यथा और ये रहा इष्टा, ये लीजिए, हो गया गलत, गए 2 नंबर। हुआ क्या, हमने ये देखा कि यहां पे आ का लोप हो रहा है, यहां पे आ का लोप हो रहा है, हमने यहां पे भी आ का लोप कर दिया। दोस्तों स्वरूप को समझना है, शब्दों के स्वरूप को समझना, अर्थ को समझना, स्पष्टीकरण को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। देखिए यथेष्ट में क्या होगा, शब्द यथा प्लस इष्ट, इष्ट, इष्ट का क्या होता है प्रिय, तो यथेष्ट जैसा प्रिय है वैसा, तो
ध्यान रखना यहाँ पे आ का लोप नहीं हो रहा, यहाँ इष्ट ही होगा। इष्टा क्या होता है? इष्टा कुछ नहीं होता, इष्ट ही होता है। तो इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यथा प्लस इष्ट होगा वो बनेगा यथेष्ट। तो तीनों शब्द देखिए, अल्पेच, यथेच और यथेष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए नरेंद्र, आपको पता है ये क्या होगा? नर प्लस इंद्र किसे कहते हैं? राजा को कहते हैं। नरों का जो स्वामी है उसे क्या कहते हैं? नरेंद्र। महेंद्र क्या होगा? आपको पता ही है महेंद्र क्या होगा? जो महेश में होगा वही महेंद्र में टुकड़ा होगा। अब आपको पता ये होना चाहिए कि ईश जो है उसमें बड़ी आती है और इंद्र जो है उसमें छोटी आती है। इंद्र आपको बहुत बार ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय भी देखिए कविंद्र, गिरिंद्र, महेंद्र, वहां पे ध्यान रखा था। अब यहाँ पे देखिए नरेंद्र, महेंद्र, मृगेंद्र, तो देखिए मा प्लस इंद्र। अब देखिए बहुत प्यारा शब्द है मृगेंद्र, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और विशेष रूप से अर्थ की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मृगेंद्र। किसे कहते हैं? मृगेंद्र कहते हैं सिंह को, शेर को कहते हैं मृगेंद्र। देखिए कैसा शब्द है, उत्पत्ति पर जाइए तब हमें पता चलेगा। शब्द होता है हमारा एक मृग। क्या होता है? मृग। आज जो आपकी भ्रांति है उसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं। मृग और एक ये होता है हमारा इंद्र। इंद्र का मैंने आपको बताया स्वामी या श्रेष्ठ। तो मृग का मतलब क्या होता है? मृग मतलब हरिण के, हरिण के, हरिण का स्वामी। हरिण का स्वामी होगा क्या दोस्तों? मृग का मतलब, हाँ हमने ले लिया है मृग का मतलब हरिण, लेकिन सिर्फ हरिण नहीं होता है मृग का मतलब। मृग का मतलब होता है जानवर, जंगली जानवर जो होते हैं उनको कहते हैं मृग। क्या कहते हैं दोस्तों? जंगली जानवर जो होते हैं उनको हम कहते हैं मृग। और मृग प्लस इंद्र यानी कि जंगली जानवरों का जो स्वामी है उसे हम कहेंगे मृगेंद्र। क्या कहेंगे? मृगेंद्र। तो ध्यान क्या रखना हमें कि यदि अ या आ के साथ में यदि ई या ई आती है तो ये देखिए छोटी ई ले ली हमने, ये बड़ी ई ले ली, ये देखिए अ ले लिया, ये आ ले लिया, तो क्या होगा हमारा? जो आएगा वो आएगा ए। इस बात का ध्यान रखना है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए दो शब्द और लेते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे। काफी अच्छे शब्द हैं। एक शब्द है आपका ऋषिकेश। क्या है दोस्तों? ऋषिकेश। इसको दो तरीके से लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना आप। एक शब्द है ऋषिकेश और एक शब्द है ऋषिकेश। एक शब्द लिख रहा हूं मैं गुड़ाकेश। क्या लिख रहा हूं मैं? गुड़ाकेश। देखिए थोड़ा शब्दों को गौर करिएगा। यह शब्द आपके दिमाग में बहुत बार आया होगा, बहुत सारा देखा होगा। हमारे एक स्थान विशेष का नाम भी है ऋषिकेश, है कि नहीं? एक देखिए क्या होता है,
ये शब्द ही गलत है। क्या है दोस्तों, ये शब्द ही गलत है, शब्द ये सही है। पहली बात तो शब्द शुद्धि में पूछा जाएगा आपसे, पीएसआई चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट भी हो सकता है। तो देखिए पटवार में भी पूछा जा सकता है कि ऋषिकेश या ऋषिकेश दोनों में से कौन सा शब्द सही है। तो पहली बात तो ये शब्द ही गलत है, ऋषिकेश। ये शब्द होता है ऋषिकेश। क्या होता है, ऋषिकेश। अब पता चलेगा जब हम इसका वर्गीकरण करेंगे क्या होगा। देखिए एक शब्द होता है आपका ऋषिक, क्या होता है ऋषिक, और इसी ऋषिक में जुड़ता है ईश। क्या जुड़ता है दोस्तों, ईश। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियम। क्या होता है, इंद्रियम। तो जो ईश का मतलब ईश्वर, स्वामी, तो जो इंद्रियों को जीत ले उसे कहते हैं ऋषिकेश। क्या कहते हैं, ऋषिकेश। विष्णु को कहते हैं ऋषिकेश। क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाला, उसे कहते हैं ऋषिकेश। तो ये शब्द है ऋषिक। क्या शब्द है, ऋषिक, और ऋषिक में जुड़ा ईश तो बना है ऋषिकेश। तो इंद्रियों को जीतने वाला वो होता है ऋषिकेश। एक शब्द है गुड़ाकेश। हम क्या करते हैं, शब्द ये बना लेते हैं गुड़ा प्लस केश। अर्थ क्या निकला बताइए जरा, गुड़ा क्या होता है, क्या होता है गुड़ा। अरे गुड़ा कुछ नहीं होता है, शब्द है गुड़ा का। क्या शब्द है, शब्द है गुड़ा का। और ईश किसे कहते हैं, गुड़ा का मतलब होता है नींद। गुड़ा का यानी क्या होता है, नींद। तो नींद को जीतने वाला, नींद का ईश्वर क्या होगा, या तो कहते हैं अर्जुन को या कहते हैं विष्णु को। ठीक है, तो गुड़ाकेश, तो जो नींद पर विजय प्राप्त कर ले उसे कहते हैं गुड़ाकेश, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे कहते हैं ऋषिकेश। तो आज के बाद ऋषिकेश ये नहीं आना चाहिए हमारा, ऋषिकेश ये आना चाहिए। और गुड़ाकेश, गुड़ा का प्लस ईश ये होता है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें भी देखिए बहुब्रीहि समास है और ये भी हमारा बहुब्रीहि समास है। देखिए आगे बात करते हैं। अब जो हमारा वर्गीकरण होगा अगला वो कौन सा होगा, उस पर बात करते हैं। कि पहला हमने देख लिया अ या आ के साथ में यदि ई या ई जुड़ता है तो क्या बनता है, ए। अब हम क्या बात करेंगे कि यदि अ या आ के साथ में क्या जुड़ेगा, उ या ओ जुड़ेगा, बनेगा क्या, ओ बनेगा, जिसकी मात्रा कैसी होगी, ये मात्रा रहेगी हमारी। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस पर। अ या आ के साथ में यदि उ या उ जुड़ता है तो ओ बनता है। क्या बनता है दोस्तों, ओ बनता है। तो जहां कहीं भी आपको ओ मिले तो उसका वर्गीकरण कैसे करना है, इधर तो लाना है, या तो लाओगे अ या लाओगे आ, और इधर क्या रखना है, या तो ह्रस्व उ या दीर्घ उ। इन दोनों को मिलाएंगे तो बनाएंगे क्या, वो बनाएंगे ओ। जैसे कि देखिए एक शब्द दे दिया, हम आज विच्छेद से बात कर लेते हैं। शब्द आ गया महाफलश उदय। क्या आ गया, महाफलश उदय। तो इसका क्या करेंगे, देखिए ध्यान क्या रखना है, यहां क्या आया, देखिए यहां आया आ। क्या आया आ, और यहां क्या आया उ। तो आपको पता है कि आ और उ ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, ओ बन जाते हैं, आ उ ओ। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आ में हमारा मुख रहता विपरीत पूरा खुला आ, उ में समृद्ध उ। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो न तो इधर का रहता पूरा खुला न पूरा बंद, इसीलिए उच्चारण हो जाता है ओ। तो देखिए महा प्लस उदय, महा उदय, महा उदय, आ उ नहीं बोल के ओ बोल देते हैं, दोनों का थोड़ा थोड़ा मिला करके, इसलिए उच्चारण हो जाता है महोदय। क्या हो जाता है, महोदय। जैसे कि देखिए एक शब्द लेता हूं मैं, शब्द लिया मैंने अवनतोदर। क्या लिया है, अवनतोदर। एक शब्द लिया मैंने उन्नतोदर। एक शब्द लिया मैंने नवोदय। देखिए इन शब्दों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप, क्या शब्द क्या कह रहे हैं, इन शब्दों पर गौर फरमाएगा, फिर आगे बात करते हैं हम। जैसे कि इन शब्द लिया अवनतोदर, ध्यान क्या रखना है, हमने क्या पकड़ा है, ओ पकड़ा है। तो देखिए ओ का टुकड़ा क्या होगा, इधर लाना है अ या आ, तो शब्द आएगा यहां पे अवनत या फिर अवनता।
तो आपको पता है अवनता नहीं होता है, अवनत होता है। अवनत का मतलब क्या होता है? अव हमारा उपसर्ग है और नत है शब्द इसमें मूल। नत का मतलब झुका हुआ, अव मतलब विशेष रूप से। तो अवनत का मतलब होता है झुका हुआ, और शब्द क्या आएगा? इधर आएगा उ, तो या तो आएगा ये शब्द उधर और या आएगा ये शब्द उधर। तो क्या होगा? शब्द कौन सा सही है? ये नहीं है, ये शब्द सही है। ठीक है, जैसे कि एक शब्द लिया मैंने अन्योक्ति। क्या लिया? अन्योक्ति। इस पर भी हम बात करेंगे अभी। ऐसा ही शब्द है, इस पर ही बात की थी हमने। अब देखिए क्या होता है, अवनत प्लस उदर क्या बनेगा? अवनत उदर। अ और उ मिलकर के क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? ओ बन जाता है। इस बात का विशेष रूप से हमें ख्याल रखना है। जिस प्रकार से हमने अवनतोदर किया है उस प्रकार से उन्नतोदर करना है। उन्नतोदर का क्या होगा? उन्नत प्लस उदर। अवनत उदर, पेट अंदर झुका हुआ, अंदर की तरफ पेट होता है। जब पेट अंदर की तरफ होता है तो उसे कहते हैं अवनतोदर, और जब पेट उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ तो उसे कहते हैं उन्नतोदर। तो क्या हो जाएगा? उन्नत प्लस उदर। क्या दिक्कत है? किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं। अगला देखिए, जैसे कि शब्द लिया हमने नवोदय, तो नवोदय का क्या होगा? नवोदय का भी वही होगा। देखिए जो महोदय का हुआ, लेकिन अब शब्द ध्यान में रखना है, नव होगा या नवा होगा। अ या आ लाना है ना, तो यहां से टुकड़ा कीजिए। ओ को जब तोड़ोगे तो इधर लाना है अ या आ, और इधर लाना है उ या ओ। तो नवोदय का क्या करेंगे? नव प्लस उदय, वो हो जाएगा नवोदय। आपको पता ही हो तो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय चलते हैं। अब देखिए एक शब्द है अन्योक्ति। क्या होगा? देखिए अन्योक्ति का टुकड़ा करना है, यहां से आएगा अन्य प्लस उक्ति। अब आपको पता होगा शब्द उक्ति है या उक्ति है। हमने जब पढ़ा था सूक्ति, उसमें हमने पढ़ा था कि शब्द उक्ति होता है, उक्ति नहीं होता है। तो अन्य प्लस उक्ति क्या हो जाएगा? हमारा अन्योक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? अन्योक्ति हो जाएगा। तो इन शब्दों पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, समय की थोड़ी सी प्रतिबद्धता है, 1 घंटे से ज्यादा मैं समय ले नहीं सकता हूँ। फोन पर हूँ, आपको पता ही है, मेरे पास बड़ा स्टूडियो नहीं है, तो इसलिए मैं समय इतना ही ले पाऊंगा। इससे आगे वाली जो बात है वो हम करेंगे आगे वाले भाग में। इससे संबंधित आपके कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपका यथासंभव उत्तर दूंगा और आपकी इच्छाओं को सम्मान करते हुए शमन करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।